शुरू करते हैं आज की कहानी। तुमने कभी महसूस किया है जैसे सड़क तुम्हारे टायरों के नीचे गुनगुनाती हो, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो? अधिकतर लोग नहीं करते, लेकिन जब तुमने मेरी तरह 20 साल से ज्यादा ट्रक चलाया हो तो तुम सुनना शुरू कर देते हो। सिर्फ इंजन की घरघराहट या टायरों की मिट्टी पर खरोंच नहीं, मैं असली चीजों की बात कर रहा हूं। कोहरे में सांसें, रात की हवा में फुसफुसाहटें और कभी कभी वो चुप्पी जो इतनी भारी होती है जैसे कोई तुम्हें घूर रहा हो। लेकिन मैं शायद थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। मेरा नाम देवेंद्र यादव है, मगर ज्यादातर लोग मुझे देव कहते हैं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 22 की उम्र में हैवी व्हीकल का लाइसेंस लिया था और तब से सड़क ही जिंदगी है। ये जिंदगी हर किसी के बस की बात नहीं। कैबिन में सोना, हैंडपंप से नहाना और ढाबों में वो भी जो शक से भरा खाना। मगर ये जिंदगी मेरी है, सीधी सादी और मेरी अपनी। कम से कम 1997 की उस सर्दी तक, उस वक्त मैं चला रहा था एक पुराना टाटा 210 SE, नीला रंग, स्टील की ग्रिल और ऐसा रेडिएटर जो हर 2 घंटे में सांप की तरह फुफकारता था। रास्ता भी जाना पहचाना, बरेली से सीतापुर NH 24 पर। उस जमाने में यह रास्ता आज जितना चमचमाता नहीं था। कम लाइट्स, कम टोल और मोबाइल फोन तो होते ही नहीं थे। बस मील के पत्थर, सरसों के खेत और रेडियो की खड़खड़ाहट। उस दिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था मेरा खलासी राजू, मुश्किल से 19 का, तेज जुबान वाला मगर मेहनती, हरदोई का लड़का। 1 साल से मेरे साथ था। मुझे खुद की याद दिलाता था, जवानी की भूख और ये ना जानना कि सड़क तुमसे क्या क्या ले जाएगी। करीब रात के 10:30 थे जब फरीदपुर के पास कोहरा उतरना शुरू हुआ। वो कोहरा जो जमीन पर टिकता नहीं, बस हिलता डुलता रहता है जैसे जिंदा हो। मैंने ट्रक की स्पीड घटा दी 40 पर। राजू ने अंदर से शीशे पर गमछा रगड़ते हुए कहा, बाबा कुछ दिख नहीं रहा। स्पीड कम कर दी है, मैंने जवाब दिया। बस आंखों पर भरोसा रख। हेडलाइट की पीली रोशनी कोहरे को वैसे काट रही थी जैसे कोई गाढ़ी खीर को चम्मच से फाड़े, मुश्किल से। तभी मेरी नजर पड़ी उस चीज पर, एक लकड़ी का साइन बोर्ड जो सड़क के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ों के पीछे आधा छुपा था। पहले कभी नहीं देखा था, मैं यकीन से कह सकता हूं। यह रास्ता मेरी हथेली की रेखाओं जैसा परिचित था, मगर वो बोर्ड वहीं था, ठंडी हवा में हल्का सा डोलता हुआ। पुरानी हवेली ढाबा, गरम खाना, मुलायम बिस्तर, 500 मीटर। पुरानी हवेली? मैंने ऊंची आवाज में कहा। राजू चौंका। कभी नाम नहीं सुना आपने? मैंने सिर हिलाया। नहीं, यह बोर्ड पहली बार दिख रहा है। सड़क के किनारे नए ढाबे खुलते रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं, मगर उस बोर्ड में कुछ अजीब था। सबसे पहले उसकी पेंटिंग, बहुत ही नई, एकदम ताजी। दूसरा लिखा था 500 मीटर, मगर आसपास कोई मोड़ नहीं दिख रहा था। फिर भी ठंड थी और शरीर थक गया था। हमने बरेली में खाना नहीं खाया था। राजू भी झपकी ले रहा था, उसका सिर हिचकोले खा रहा था। चल देखते हैं, मैंने कहा। अगर कुछ नहीं मिला तो लौट आएंगे। अगली चीज जो मुझे याद है वो एक पतली कच्ची सड़क थी जो बाईं ओर अचानक कोहरे से बाहर उभरी। ना कोई बोर्ड, ना कोई रिफ्लेक्टर, बस 2 टायरों की पुरानी लकीरें अंधेरे की ओर जाती हुई। मैंने मोड़ ले लिया। अंदर की कोई आवाज, शायद भूख, शायद थकान, कह रही थी कि आगे खाना मिलेगा। मगर एक और आवाज, पुरानी, कहीं गहराई में दबी हुई, धीरे से कह रही थी कि मैंने गलती की है। मैंने उस दूसरी आवाज को अनसुना कर दिया। ट्रक कड़कड़ाता रहा जैसे उसे भी ये रास्ता पसंद नहीं आया हो। पेड़ की डालियां और ट्रक से टकराई जैसे कोई उंगलियों से खरोंच रहा हो। सड़क इतनी तंग थी कि सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती थी। हेडलाइट को लो बीम पर रखा था ताकि घना कोहरा आंखों में न चुभे। ये रास्ता तो अजीब है बाबा, राजू ने सिहरते हुए कहा, जैसे जंगल में आ गए हों। बिल्कुल सही था वो। दोनों ओर यूकेलिप्टस के घने पेड़ थे, जैसे सिपाही खड़े हों। उनकी लंबी परछाइयां सड़क पर रेंग रही थीं, जैसे जिंदा हों। ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई और ट्रक, ना ही कोई रोशनी। और तभी प्याज भूनने और लकड़ी जलने की महक आने लगी। मैंने स्पीड और घटा दी। हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। आगे कोहरे के बीच से एक ढांचा दिखा, धुंधली रोशनी, पुराने कांच की खिड़कियां और एक जंग खाया हुआ लोहे का फाटक खुला हुआ जैसे किसी ने बुलाया हो। ऊपर एक लकड़ी की पट्टी पर वही नाम, मगर पुराना, जला सूझा सा,
पुरानी हवेली ढाबा, यही है। मैंने फुसफुसाया। ढाबा कम, एक हवेली ज्यादा लग रहा था। 2 मंजिल, समतल छत, पुरानी ईंटों की दीवारें जिन पर बेलें चढ़ी थीं। बाईं दीवार का हिस्सा गिरा हुआ था। काले बीम्स और टूटी सीढ़ियां झांक रही थीं। एक पीली लालटेन दरवाजे के पास लटक रही थी, हिल रही थी, जबकि हवा नहीं थी। मैंने ट्रक बाहर रोका, इंजन बंद किया और वो खामोशी जैसे कान फाड़ दे। राजू हिचकिचाया। चलिए जल्दी से खाना खा के निकलते हैं, बस 1 घंटा, गाड़ी भी चेक करनी है। रेडिएटर गर्म हो रहा था। हम नीचे उतरे, बूट कंकड़ पर चरमराए। कोहरा हमारे कपड़ों से चिपक गया था, ठंडा और भारी। हम जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, वो अपने आप खुल गया, एक धीमी डरावनी आवाज के साथ। मैंने सोचा था अंदर से कोई हंसी, बातें या पुराना लता मंगेशकर का गाना सुनाई देगा, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। रोशनी मध्यम थी। कुछ टेबलों पर तूफानी लैंप जल रहे थे, जिनकी कांपती रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। दीवारें गहरे, फीके मुरझाए हुए मरून रंग की थीं, जगह जगह से फटी हुई। 4 टेबल थीं, करीने से सजी हुई। पीछे एक लंबा काउंटर था, जिसके पीछे एक आदमी, दुबला पतला, धंसे हुए गाल और असामान्य रूप से चमकती आंखें, एक पीतल की थाली पहुंच रहा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया, बहुत ज्यादा मुस्कुराया। स्वागत है भाई साहब, उसने सूखी कागज जैसी आवाज में कहा। बैठिए, गरम खाना मिलेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। क्या मिलेगा? सब कुछ है, राजमा, आलू गोभी, रोटी, चाय, जो मन करे। राजू ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में जो था वही शायद उसके भी दिल में था, एक हल्की सी बेचैनी। भूख नहीं पर कुछ और। फिर भी हम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। खिड़की के बाहर कुछ दिखता नहीं था। कांच पर धूल और समय की परतें छड़ी थीं, लेकिन अच्छा लगता था जानकर कि कहीं ना कहीं बाहर एक दुनिया है। कोने की टेबल पर 2 आदमी बैठे थे। एक पुराने जमाने का अखबार पढ़ रहा था और दूसरा बस शून्य में ताक रहा था। दोनों में से किसी ने भी हमें देखा नहीं। वेटर लौट आया, हाथ में 2 तांबे के गिलास, जिनमें मटमैला सा पानी था। न बुलबुले, न कोई हरकत, बस एक अजीब सी स्थिरता। खाने में क्या लोगे? उसने अपने कुर्ते की जेब से एक पुरानी सी नोटबुक निकालते हुए पूछा। मैंने थाली ले ली। राजू ने सादी रोटी और सब्जी मांगी। वो हल्का सा सिर हिलाकर पर्दे के पीछे चला गया, वही पर्दा जो हॉल को किचन से अलग करता था। पर्दा एक बार हिला, फिर शांत। कई मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं। फिर रसोई की ओर से महक आई, लेकिन सिर्फ खाने की नहीं, कुछ और भी था। एक खुशबू जो बरसों पहले छोड़ दी थी। चंदन, सरसों का तेल और मेहंदी की हल्की परछाई, जैसे मां के हाथ। मैंने आंखें बंद की और अगले ही पल मैं फिर 5 साल का बच्चा बन गया था। शाहजहांपुर की उस छोटी सी रसोई में बैठा, मां से तंदूर की रोटी का इंतजार करता हुआ। मैं उसकी चूड़ियों की खनक सुन सकता था। बाबा, राजू की आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। आपका चेहरा ठीक है? मैंने आंखें खोली। मेरे हाथ कांप रहे थे। उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पर्दा फिर से हटा। वही आदमी लौटा, हाथ में 2 थालियां, चमकती हुई पीतल की प्लेटें। खाना बिल्कुल ताजा लग रहा था, जैसे हमारे लिए ही पका हो। हमने खामोशी में खाना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला जुबान से टकराया, एक अजीब सी गर्मी फैल गई। मसालों की नहीं, बल्कि किसी एहसास की। ऐसा एहसास जो बरसों से कहीं खो गया था। घर वही स्वाद जैसा मां बनाती थी। पराठे में अजवाइन की वही मात्रा, आलू में वही सरसों का जायका, नमक भी बिल्कुल वैसा ही जैसे मां के हाथों का होता था। जुबान की नोक से याद की तरह छू जाता था। मैंने पूछा, ये खाना कौन बनाता है? उसने फिर वही डरावनी मुस्कान दी। जिसे याद रखना आता है, उसके लिए हर चीज बनती है। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन राजू अब तक मुश्किल से 2 निवाले खा पाया था। उसकी रोटी आधी फटी हुई पड़ी थी, अनटच्ड। उसकी नजरें बार बार खिड़की की ओर जा रही थी। मुझे दिख रहा था वो उठकर जाना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। वेटर फिर आया, इस बार 2 कुल्हड़ों में गर्म चाय लेकर। हमारे यहां कहते हैं, उसने कप रखते हुए कहा, याद से ज्यादा कोई स्वाद नहीं होता। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? वो बस फिर मुस्कुराया और पर्दे के पीछे लौट गया। मैंने चाय से उठती भाप को देखा और उसमें पल भर को कुछ दिखाई दिया। एक परछाई, जैसे मेरे पिता बैठकर अखबार पढ़ रहे हों।
हमारे पुराने आंगन में। पल भर में वो छवि गायब हो गई। थकावट है, मैंने खुद से कहा, बस थक गया हूं। बाबा, राजू ने अचानक कहा, बहुत धीमी आवाज में। चलो ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, बीमार सा। क्या हो गया तुझे? मैंने पूछा। उसने मुंह खोला पर शब्द नहीं निकले। फिर बोला, जब हम अंदर आए थे तब घड़ी में टाइम क्या था? मैंने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। 10:45 रात। वैसा ही, न कोई बदलाव। सेकंड हैंड रुका हुआ था। राजू ने अपनी मेला वाली प्लास्टिक की घड़ी निकाली। वही हाल, 10:45, जैसे वक्त रुक गया हो। शायद सेल खत्म हो गया होगा, मैंने कहा, खुद भी उस पर यकीन नहीं करते हुए। तभी राजू झुककर फुसफुसाया, कुछ ऐसा जो मेरी रूह तक हिला गया। बाबा, जब हम अंदर आए आपने ट्रक का इंजन बंद किया था ना? मैंने सिर हिलाया। तो फिर ट्रक का फैन अभी भी कैसे घूम रहा है? सन्नाटा। हमने खिड़की से बाहर देखा। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक चीज, एक चमक। ट्रक के ग्रिल के पीछे से फैन की हल्की सी झलक, धीरे धीरे घूमता हुआ। ट्रक बंद हुए 20 मिनट हो चुके थे। मैं खड़ा हो गया। चल, मैंने कहा, चलते हैं। राजू ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे किसी ने उसमें स्प्रिंग लगा दी हो। हम दरवाजे की तरफ तेजी से चलने लगे, जरूरत से भी ज्यादा तेज। मैंने पीछे मुड़कर वेटर या रसोई की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही बाहर कदम रखा, ठंडी हवा ने मुझे तमाचा मार दिया। धुंध और भी गहरी हो गई थी। वो जिंदा लग रही थी, जैसे मेरी सांसों के साथ सांस ले रही हो, मेरी त्वचा से चिपकी हुई। हम ट्रक तक पहुंचे। मैं ड्राइवर की सीट पर चढ़ा। दिल धड़क रहा था। राजू मेरे बगल में बैठ गया। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई। कुछ नहीं हुआ, न वो आम खांसी, न कोई क्लिक। मैंने दोबारा कोशिश की, एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। हेडलाइट्स खुद ब खुद झपकने लगी और फिर हॉर्न बजा, लंबा और चीखता हुआ। बाबा, राजू चीखा। मैंने तुरंत चाबी निकाल ली। ट्रक पूरी तरह बंद था, लेकिन फिर भी हॉर्न चिल्लाया था। मैं कूद कर नीचे उतरा और बोनट खोला। रेडिएटर ठंडा था, बहुत ज्यादा, जैसे घंटों से चालू ही ना हुआ हो। बैटरी को छुआ, बर्फ सी ठंडी, और तभी मेरी नजर पड़ी। बोनट के अंदर की तरफ किसी ने नाखून या चाबी से धातु पर खरोंच कर लिखा था, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। मैं पीछे हट गया, दिल धक धक करने लगा। चलो अंदर चलते हैं, सुबह किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, मैंने कहा, लेकिन खुद ही जानता था वो शब्द खोखले थे। राजू हिला भी नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो टॉयलेट के पास ढाबे की दीवार के बगल में कुछ देख रहा था। बाबा, देखिए। मैंने मुड़कर देखा। दीवार पर लाल रंग में, इतना गहरा कि पेंट नहीं लग रहा था, और इतना गीला कि अभी अभी लिखा गया हो। एक नाम उकेरा हुआ था, राजू कुमार, 1982, 1997। मैं सन्न रह गया। यही तो साल था, 1997। लेकिन 1982 कैसे? मैं उसकी ओर देखने लगा। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे दीवार उसे खींच लेगी। मैं तो 1982 में पैदा भी नहीं हुआ था, वो कांपती आवाज में बोला। धुंध और पास आ गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। चलो अंदर, बस सुबह तक। उसने सिर हिलाया, आंखें डरी और भीगी हुई। हम वापस ढाबे की तरफ बढ़े, और कसम से इमारत कुछ ज्यादा ही पुरानी लग रही थी अब। दीवार पर लिपटी बेलें और घनी हो गई थी। कुछ ईंटें ढही हुई थीं, ताजी मिट्टी नीचे गिरी हुई। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का कमरा अब बदला बदला लग रहा था। एक मेज टूटी हुई थी, एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वेटर गायब था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, न रसोई की खनक। वो चाय जो हमने पी ही नहीं थी, अब ठंडी हो चुकी थी, और जिस मेज पर मैं बैठा था वहीं खुदा हुआ था एक शब्द, रुको। अंदर का सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। न सिर्फ खामोशी, बल्कि जैसे कोई वहां मर चुका हो। लैंप जो पहले पीली रोशनी में टिमटिमा रहे थे, अब हल्की नीली लौ में जल रहे थे। वो भी ऐसे जैसे किसी ने आग को पॉज पर डाल दिया हो। राजू कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए जमीन ही देखता रहा। हम फिर से बैठ गए, क्योंकि खड़ा रहना गलत लग रहा था, जैसे ज्यादा हिलने से कोई हमें देख लेगा। मैंने गहरी सांस ली। सोचा, ड्राइवर की तरह सोचूं। इंजन खराब है, मौसम खराब है, बस सुबह तक रुको, मदद मिल जाएगी, बस। लेकिन कितनी भी कोशिश करूं,
ये सामान्य नहीं था। चाय ठंडी हो गई, राजू बुदबुदाया। मैंने कपों की तरफ देखा। चाय की सतह पर जमी परत मोटी हो चुकी थी, लेकिन मेरी नजर गई उस चम्मच पर जो अजीब कोण में मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे हाथ से मरोड़ दिया हो। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। और फिर मैंने कुछ और देखा। काउंटर के पीछे लटका हुआ एक आईना टूटा हुआ, धूल से भरा, कमरे का अक्स दिखा रहा था। टेबल, कुर्सियां, दीवारें, लेकिन हम नहीं। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और आईने की तरफ बढ़ा। दिल जोरों से धड़क रहा था। कोई परछाई नहीं, कोई अकक्स नहीं। राजू, मैंने बिना मोड़े कहा, आजा जरा यहां। उसने झिझकते हुए कदम बढ़ाए और मेरे बगल में खड़ा हो गया। हम दोनों आईने के सामने थे, साथ साथ। फिर भी कुछ नहीं, बस फर्नीचर, बुझी रोशनी, कोने में एक मकड़ी का झाला। हम थे ही नहीं। उसने मेरा बाजू कस के पकड़ लिया। चलिए यहां से, प्लीज बाबा। हमने दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। धुंध ने हमें निगल लिया। हवा बहुत स्थिर थी, न सर्दी की सिहरन, न रात की आवाजें, न झींगुर, न कुत्तों की भौंक, न कोई और ट्रक। बस कुछ भी नहीं। मैं दोबारा ट्रक में चढ़ा, फिर से इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन का रहा। एक बार, दो बार, फिर बंद। तभी रेडियो अचानक जोर से चीखते हुए चालू हो गया, स्टैटिक की आवाज से भरपूर। राजू चौंक गया। और फिर उस शोर के नीचे एक आवाज आई, एक औरत की, धुंधली, मुरझाई हुई, जानी पहचानी। वो एक लोरी थी, एक भोजपुरी लोरी जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी जब मुझे बुखार होता था। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए घी के। मैंने झट से डायल घुमाया, मगर आवाज चलती रही। आप खाएं थाली में, मुन्ना को दे कटोरी में। बंद हो, मैं चिल्लाया। बार बार चाबी घुमाने लगा। रेडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन ट्रक अब भी चुप था। मैंने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। क्या हो रहा है यार? तभी हमने देखा, वो धुंध अब सिर्फ धुंध नहीं रही। उसने एक आकार ले लिया था। विंडशील्ड के उस पार, ठीक शीशे के बाहर कोई खड़ा था, लंबा, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए जमीन तक पहुंच रहे थे। हम दोनों जैसे जम गए। वो आकृति नहीं हिली, बस खड़ी रही, जैसे हमें घूर रही हो, लेकिन उसका चेहरा धुंध में छिपा था। मैं थोड़ा झुका देखने के लिए, लेकिन राजू मुझसे तेज निकला। मत देखिए बाबा, उसने फुसफुसाया। ये वही है। कौन? हॉस्टेस। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन उसका चेहरा गंभीर था, पीला, माथे पर पसीना। मैंने उसे देखा है, वो बुदबुदाया। जब आप सोते थे, पहले भी? मैंने पूछा। वो चुप रहा। धुंध फिर गाढ़ी हो गई, आकृति उसमें गायब हो गई। मैं झटके से नीचे कूदा, फिर से ट्रक का बोनट खोला। बैटरी जुड़ी हुई थी, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन अब इंजन जहां गर्म होना चाहिए था, वहां बर्फ जमी थी, पाइपों पर ठंडी परत। उत्तर प्रदेश में नवंबर में बर्फ। ये सब सपना है, मैंने खुद से कहा। तभी मेरी नजर फिर पड़ी, वही खरोंच, अब पहले से गहरी, चेसिस पर उकेरी हुई। तुम जा नहीं सकते। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। पीछे से राजू की खांसी की जोरदार आवाज आई। मैं दौड़कर उसके पास गया। वो ढाबे के पास बने टॉयलेट की ओर इशारा कर रहा था। मुझे जाना है, अभी। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों उस जंग लगे, आधे झुके हुए दरवाजे तक पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था, न बल्ब न रोशनी, बस फिनाइल की हल्की सी गंध। मैं बाहर हूं, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा रहा, धुंध को घूरते हुए, जो पर्दों की तरह हिल रही थी। बीच बीच में ऐसा लगता जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। लोग नहीं, छायाएं। और फिर टॉयलेट के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, भोजपुरी में। देव, तू वापस आ गया? मैं जड़ हो गया। देव, तू भूल गया ना? मैं झटके से अंदर भागा, दिल धड़कता हुआ। छोटा सा टूटी दीवारों वाला बाथरूम खाली था। राजू कहीं नहीं था, लेकिन दीवार पर, अंदर की दीवार पर कुछ नया लिखा था, खून जैसे रंग में, कांपती तड़पती सी लिखावट में, बाबा मदद करो। और उसके नीचे एक नाम, राजू कुमार बहुत जल्दी चला गया। राजू! मेरी आवाज बाथरूम की सीलन भरी दीवारों से टकराकर गूंज उठी, और फिर जैसे उस ठंडी भीगी हवा ने उसे निगल लिया। मैं दीवार की ओर देखता रहा, जहां लिखा था, बाबा मदद करो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को चीर कर लिखा हो। खून जैसा गाढ़ा रंग अब भी चमक रहा था। नीचे नाम लिखा था,
राजू कुमार बहुत जल्दी चला गया। मैंने दीवार को छुआ, गीली थी, सचमुच थी। मैं भागकर बाहर आया, चारों ओर घूम घूम कर धुंध में चिल्लाया, राजू तू कहां गया बे? राजू! कोई जवाब नहीं, सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज और दूर खेतों के पार पेड़ों की धीमी सरसराहट। ढाबा जो अभी बस 20 कदम पीछे था, अब ऐसा लगा जैसे मीलों दूर चला गया हो। धुंध में डूबा हुआ, और तभी मैंने सुना एक हल्की गीली सी खराश की आवाज बाथरूम के अंदर से आती हुई। मैं मुड़ा, कुछ नहीं, ना कदमों की आहट, ना कोई साया, सिर्फ वो आवाज जैसे कोई धातु को पत्थर पर घसीट रहा हो। धीमा, जानबूझकर मैं फिर अंदर गया। अब बदबू बदल चुकी थी। फिनाइल की तेज गंध अब गायब थी। उसकी जगह अब एक सड़ी हुई, भारी और दमघोंटू गंध ने ले ली थी, जैसे किसी कसाई खाने में गर्मी के दोपहर की हवा। मेरी आंखों में पानी आ गया, और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट, देव तू भी रहेगा अब। मैं घबरा गया, झटके से पीछे मुड़ा। टॉयलेट का स्टॉल वाला दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया, खाली, लेकिन अंदर की दीवार पर खून जैसे कई रंगों से सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। कुछ धुंधले, कुछ कांटे गए, कुछ गोल घेरों में, और ठीक बीच में लिखा था देवेंद्र यादव, दिसंबर 1982। मैं जड़ हो गया, ये कैसे हो सकता है? 1982 की सर्दी, उसी साल जब मैंने पहली बार इस हाईवे पर एक ट्रक एक्सीडेंट देखा था, जब मैं सिर्फ एक क्लीनर था किसी और की गाड़ी पर। यादें लौट आईं, एक टूटा हुआ ट्रक, आग की लपटें, कीचड़ में पड़ी एक बच्चे की चप्पल, दूर ढाबा जल रहा था। नहीं, ये जगह वो नहीं हो सकती, या हो सकती है। और फिर मेरी नजर उस ग्राफिटी पर गई जो मेरे नाम के ठीक ऊपर थी। कुछ अलग था उसमें, ताजा लग रही थी, जैसे राजू की लिखावट हो। मैं झुका, 3 शब्द, वो अभी खत्म नहीं हुई। मैं हड़बड़ाकर बाहर भागा, दम घुटता हुआ, दिल हथौड़े की तरह धड़कता। ढाबे की ओर दौड़ा, लेकिन वो अब वहां नहीं था जहां अभी कुछ मिनट पहले ढाबा था। अब वहां बस एक खाली मैदान था, धुंध, घास और डर। नहीं, नहीं, नहीं! मैं अंधेरे में हाथ फैलाकर भागा, धुंध चीरते हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस ठंडी गीली हवा और दूर से आती हुई एक गूंजती हुई आवाज, जैसे कोई प्राचीन मंत्र, रेडियो की स्टैटिक से बिगड़ी हुई। धुंध अब जिंदा लग रही थी। वो मेरे पैरों के चारों ओर लिपट रही थी, जैसे उंगलियां हों खींचती हुई। अचानक ढाबे की रोशनी फिर लौटी। वो झलक झलक कर सामने आया, जैसे कोई टूटी हुई फिल्म का फ्रेम। एक पल में वहां, अगले में गायब। फिर देखा, मैंने एक कदम बढ़ाया और जमीन हिल गई। कोई एहसास नहीं, ये हकीकत थी। सड़क नीचे धंसी सी लगी, मेरे बूट कीचड़ में धंस गए। मैंने नीचे देखा, ना कोई सड़क, ना पत्थर, सिर्फ कीचड़, गाढ़ा, काला, खून जैसा। और उसमें टायरों के निशान के बीच नंगे पांव के निशान, छोटे, जैसे किसी बच्चे के। मैंने सिर उठाया। ढाबे के दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी, हल्की रोशनी में। राजू था, मगर कुछ तो गलत था। वो बूढ़ा लग रहा था, उसके बाल लंबे हो गए थे, चेहरा थका, पीला, जैकेट गायब, बस एक पुरानी फटी बनियान, कीचड़ में सना हुआ, बाहों पर खरोंचे, छोटे। मैं चिल्लाया, राजू तू ठीक है? वो हिला तक नहीं, बस घूरता रहा, और फिर बिना पलक झपकाए एक अजीब गूंजती दोहरी आवाज में बोला, जैसे 2 लोग एक साथ उसके भीतर से बोल रहे हों, आप आ गए फिर से? मैं ठिठक गया। राजू क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुड़ा और ढाबे के अंदर चला गया। मैं भागकर उसके पीछे जाना चाहता था, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ ने मेरे तलवों को जकड़ लिया हो, मुझे धीरे धीरे नीचे खींच रहा हो। और तभी वो आवाजें फिर से सुनाई दी, चारों तरफ फुसफुसाहटें, मर्दों की, औरतों की, बूढ़ों की, बच्चों की, गिनती से बाहर, सब भोजपुरी में। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, टूटे फूटे सुर में, तू भी खा चुका है, अब मत भाग। मैं घुटनों के बल गिर गया, सांस अटक गई, और उस उठती धुंध के पार, ढाबे के पीछे, मैंने उसे देखा। कुछ बहुत बड़ा, सफेद, काले, शाखाओं में उलझे बालों वाली एक औरत। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गड्ढा, एक खालीपन जहां चेहरा होना चाहिए था। और उस शून्य से एक आवाज आई, जैसे कोई लोरी हो, लेकिन खोपड़ी के अंदर रेंगती हुई। आंखों से याद ढूंढ लो, जब जुबान भूल जाए
और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं हाईवे के बीचों बीच लेटा हुआ था, ना कीचड़ में, ना ढाबे के पास, सीधा सड़क की सख्त टार पर। पीठ दर्द कर रही थी, सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर निकल रही थीं। धुंध हल्की हो चुकी थी, पूरी गायब नहीं, बस पतली, जैसे रात भर कुछ खा पी कर अब थक गई हो। मैं धीरे धीरे उठा। ट्रक कुछ ही दूर खड़ा था, हेडलाइट्स बंद, दरवाजा खुला। पैरों में सूखी कीचड़ चिपकी थी, कमीज पसीने से चिपचिपी। राजू! नाम लिया तो आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। मैं दौड़कर ट्रक के पास गया, पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। खाली, उसकी सीट, कंबल, जैकेट, उसका छोटा बैग, सब गायब। पीछे देखा, कोई निशान नहीं। पागलों की तरह इधर उधर दौड़ा, चक्कर काटा। चारों तरफ सिर्फ खाली जमीन, झाड़ियां और दूर खेतों की धुंधली रेखाएं। पुरानी हवेली ढाबा फिर से गायब, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन अब मैं जान चुका था, वो ढाबा गया नहीं था, वो देख रहा था। मैं रुका, हर आहट सुनने की कोशिश की। एक खांसी, एक कदम, एक परिंदा भी। चुप्पी। फिर हवा में कुछ फड़फड़ाया। मैं मुड़ा। सड़क के किनारे एक सूखी झाड़ी में अटका था एक अखबार, पुराना, पीला, मोड़ा हुआ। मैंने खींच कर निकाला, हेडलाइन देखी और खून जम गया। हिंद समाचार, दिसंबर 1982। फिर वही तारीख। अखबार खोला, हाथ कांप रहे थे। आग से जली हुई पहली पेज की खबर, लेकिन हेडलाइन साफ थी। हाईवे पर हादसा, 2 की मौत, पुरानी ढाबा के पास ट्रक में लगी आग। एक धुंधली तस्वीर थी, जला हुआ ट्रक, मुड़ी हुई धातु, धुआं। लेकिन जो चीज देखकर मेरी सांस रुक गई, वो नंबर प्लेट, यूपी 23-3716 मेरा ट्रक। वही नंबर, वही बम्पर पर खरोंच, हेडलाइट पर वही निशान। लेकिन ये खबर 40 साल पुरानी थी। मैंने अखबार गिरा दिया। नहीं, ये सपना है, ये हकीकत नहीं। तभी एक आवाज, क्रीक। मैंने देखा, वो टॉयलेट वाला झोपड़ा जो अब खेत के पार था, वापस आ गया था। अब की बार दरवाजा खुला था, हिल रहा था हवा में, और एक कील पर टंगा था राजू का मफलर, लाल और ग्रे रंग का। उसकी बहन ने दिवाली पर बुना था। मैं भागा उसकी तरफ। जमीन खींच रही थी जैसे चिपक गई हो। मफलर खींचा, भीगा था, गर्म भी। मैं अंदर घुसा, खाली। लेकिन अब वही दीवार जहां पहले राजू ने लिखा था, अब पूरा पैरा लिखा था, जल्दबाजी में, टेढ़े मेढ़े घबराए हुए अक्षर। बाबा, वो जाने नहीं दे रही। कहती है खाना खाया है तो अब यहीं का हूं। झूठी जगह दिखा रही है। यहां समय नहीं चलता। प्लीज निकल जाओ। उसे मत देखो, मत सुनो, जला दो, सब जला दो। मत याद रहने देना खुद को। मैं पीछे हट गया। वो ढाबा याद रखता था, लोगों को पकड़ता था। राजू ने खाना खाया था, मैंने भी। हम रुक गए थे। और वो औरत, होस्टेस, सिर्फ शरीर नहीं, यादें खाती थी, पछतावे खाती थी। मैं बाहर निकला, मफलर पकड़े हुए। मुझे भागना था। ट्रक तक दौड़ा, चाबी घुमाई, स्टार्ट हो गया, पहली बार में, बिना रुकावट। सब कुछ अचानक बहुत आसान हो गया। रेडियो चालू हो गया, फिर वही लोरी, इस बार सिर्फ धुन में, जैसे कोई म्यूजिक बॉक्स धीरे धीरे बंद हो रहा हो। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर दिया। ट्रक गरजा और आगे बढ़ गया। सड़क लंबी होती गई, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा, रियर व्यू मिरर की तरफ एक बार भी नहीं। हालांकि गर्दन के पीछे निगाहों की चुभन महसूस हो रही थी। हालांकि साफ साफ महसूस कर रहा था कुछ ट्रक के साथ साथ चल रहा था, पेड़ों की आड़ में। मैं तब तक ड्राइव करता रहा जब तक आसमान हल्का नहीं हो गया, फीका सा ग्रे, सूरज जैसे बुझता बल्ब बनकर क्षितिज से झांकने लगा। घंटों बाद एक पेट्रोल पंप पर रुका। लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और पंप वाले से पूछा, भैया, बरेली कितनी दूर है? वो चौंका। बरेली? आप तो सीतापुर के पास हो। क्या? मैंने घड़ी देखी, तारीख 24 नवंबर 1997। फिर वही, कल भी यही थी। मैं पूरी रात चला था, या शायद नहीं चला था। तभी पेट्रोल पंप की दुकान की खिड़की के पीछे कुछ नजर आया। एक नोटिस बोर्ड जिस पर एक पुराना पीलापन लिए हुए लेमिनेटेड पोस्टर चिपका था। गुमशुदा राजू कुमार, उम्र 19 साल, आखिरी बार NH 24 के पास देखा गया। पहन रखी थी ग्रे जैकेट और लाल मफलर। लापता 24 नवंबर 1997। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। वही तारीख, वही राजू, और मफलर अब भी मेरे हाथ में था। मैं लगभग 1 घंटे वहीं बैठा रहा, पंप के बाहर। मफलर मेरी गोद में पड़ा था, जैसे किसी ने अपनी खाल उतार दी हो।
मेरे हाथ कांपते रहे। हर कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़कर देखने की आदत छूट ही नहीं रही थी। उम्मीद थी राजू पीठ पीछे आकर हंसते हुए कहेगा, बाबा क्या हो गया, थोड़ा सा मजे कर रहे थे। लेकिन वो नहीं आया। सिर्फ वो मफलर था जिसमें अभी हल्की सी उसकी गंध थी। डीजल, पसीना और धुआं। पंप वाला शायद मुझे पागल समझ रहा था। बार बार पूछता रहा, ठीक हो भैया? मैंने झूठ बोल दिया। कहाँ, क्लीनर पैसे लेकर भाग गया। सड़क पे अजीब लोग मिलते हैं, वो बड़बड़ाया मुझे चाय देते हुए। खासकर रात में। उसे अंदाजा भी नहीं था वो कितना सही था। मैं फिर निकल पड़ा। न डिलीवरी की फिक्र थी न क्लाइंट की, बस किसी जानी पहचानी जगह की तलाश थी। कोई ढाबा जहां लोग पलकें झपकाते हों, सांस लेते हों। शाम ढलते ढलते फिर वही सड़क लगने लगी, वही मोड़, वही टूटा मील का पत्थर। शुरू में लगा थक गया हूं, फिर देखा वही गाय फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे चढ़ती हुई जिसे मैं 2 घंटे पहले देख चुका था। और वही पोस्टर, गुमशुदा लड़का राजू कुमार, जंग लगी टेप से चिपका एक बिजली के खंभे पर। मैं फंस गया था लूप में, कोई रूपक नहीं, सच में। मैंने एक नई सड़क पकड़ी, कच्चा रास्ता, पहले कभी नहीं देखा था। गन्ने के ऊंचे खेतों के बीच से गुजरता हुआ अचानक बाएं मुड़ा और एक खुली जमीन पर पहुंचा। और वहां था पुरानी हवेली ढाबा, जैसे इंतजार कर रहा हूं। वही हरेपन से झिलमिलाती ट्यूबलाइट्स, वही कीचड़ से सनी दीवारें, वही मसाले, धुएं और सड़ांध की मिलीजुली महक। पर इस बार कुछ अलग था। ढाबा भरा हुआ था, लोग थे वहां, सिर्फ मर्द, अजीब कपड़ों में, जैसे पुराने फोटो से निकल कर आए हों। 70 के दशक के कुर्ता पायजामे, बेल बॉटम्स, कुछ पुराने ट्रक ड्राइवर यूनिफॉर्म में, जिनके बैज अब चलन में नहीं। चुप खा रहे थे, हर कोई अकेले, अलग अलग टेबल पर, सिर झुकाए, जैसे किसी भूतिया मंदिर में प्रार्थना कर रहे हों। मैनेजर, होंठ के ऊपर तिल वाला, मुझे देखकर हाथ हिलाया जैसे कोई पुराना जानकार हो। देव भैया, कहाँ खो गए थे आप? मैं उसे घूरता रहा। ये जगह है क्या? वो बस मुस्कुराया और बोला, आपकी टेबल रेडी है। समझदारी कहती थी भाग जाओ, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया। वही जगह, वही कोना। स्टील की थाली से भाप उठ रही थी, दाल, 2 रोटियां, आलू गोभी और एक कटोरी रायता, ठीक वैसे जैसे मुझे पसंद है। मैंने थाली सरका दी। राजू कहाँ है? मैंने पूछा। वेटर रुका, फिर उंगली उठाई ढाबे के पीछे की उस अंधेरी गली की ओर। गया अंदर। अंदर मतलब? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठा और चारों तरफ देखा। हर आदमी अब भी चुपचाप खा रहा था। कुछ के होंठों पर खून था, कुछ चबा रहे थे, लेकिन थाली में खाना हिला तक नहीं। दाल पर मक्खियां बैठी थीं। एक आदमी के हाथ में आधी जली रोटी थी। अब भी धुआं निकल रहा था, पर वो ऐसे चबा रहा था जैसे सब सामान्य हो। और फिर मैंने कुछ और नोटिस किया। उनकी परछाइयां नहीं थी। छत की लाइट्स, टेबल, दीवार, कुर्सियां सब रोशन कर रही थीं, सिवाय उनके जिस्म रोशनी को निगल रहे थे जैसे वो गड्ढे हों। मैं मुड़ा, बाहर निकलने लगा, तभी कोई सामने खड़ा हो गया। एक बूढ़ा आदमी, पुराना नेहरू जैकेट पहने, सफेद बाल, धुंधली आंखें, मुस्कुराया जैसे मुझे पहचानता हो। देवेंद्र यादव, उसने कहा। मैं जम गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने दीवार की ओर इशारा किया। मैंने धीरे से पलटकर देखा। फोटो फ्रेम में काले सफेद सभी ट्रक ड्राइवर, दर्जनों चेहरे, कुछ हंसते हुए, कुछ उलझन में, कुछ डर के मारे कांपते हुए। और फिर वहां मेरा चेहरा भी था। दूसरी कतार में थोड़ा तिरछा लगा हुआ एक फोटो थी। मैं ट्रक में बैठा हंस रहा था, साथ में रज्जू। पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये फोटो कब और किसने ली। मैं घूमा, उस अजनबी आदमी से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? वो झुका और धीरे से बोला, यहीं यादें खत्म होती हैं और भूख शुरू होती है। मैं पीछे हट गया। वो बस पास की मेज पर गया, बैठ गया और हवा में खाना खाने का नाटक करने लगा। चम्मच से मुंह तक चबाना, एक लय में, एक रफ्तार में, और उसकी आंखें एक अंधेपन में खोई हुई। तभी रसोई से एक जोर की आवाज आई, फिर घसीटने की आवाज, फिर एक हंसी, एक औरत की, धीमी, गरम और सदियों पुरानी। लाइट्स झपकने लगी और फिर सारे ग्राहक एक साथ खड़े हो गए, एक जैसे, मुंह में खाना लेकिन आंखें खाली। एक स्वर में बोले, आखिर आ ही गए।
मैं पागलों की तरह भागा। कोई जवाब नहीं चाहिए था, ना भूतों का न भगवान का। बस ट्रक तक पहुंचना था। पर ट्रक के दरवाजे लॉक थे। फिर भी इंजन चल रहा था और अंदर से, उस सीट से जहां रज्जू बैठा करता था, एक आवाज आई, बाबा। मैं अंदर से देख रहा हूं। उस रात मैं सोया नहीं, बस चलता रहा। न रास्ता पता था, न मंजिल की फिक्र। बस स्टीयरिंग कसकर पकड़े रखा, जैसे छोड़ दिया तो सड़क मुझे निगल जाएगी। रज्जू की आवाज बार बार कानों में गूंजती रही, बाबा मैं अंदर से देख रहा हूं। कहां से रज्जू? ट्रक से, ढाबे से, या किसी और जगह से? मैं नहीं जानना चाहता था, कम से कम अभी नहीं। सुबह होते होते मैंने मेन हाईवे से कट लिया। एक सूखी नहर के पास पीपल के पेड़ की छांव में ट्रक रोका। पैर सुन्न हो चुके थे, गला सूख रहा था। ट्रक से उतरा, बोनट पर झुका, और तभी वो याद आई। कोई सपना नहीं, कोई झलक नहीं, बल्कि जैसे पूरे जिस्म पर मुक्का पड़ा हो। मैं फिर से 27 साल का था। घने बाल, काली मूंछें, हाथों में मेहनत की कठोरता। तब मेरा साथी रज्जू नहीं था, चमन लाल था, एक बूढ़ा खलासी जो पान ऐसे चबाता था जैसे सांस ले रहा हो। साल था 1982। पीलीभीत से लखनऊ जा रहे थे। NH 24 पर धुंध घनी थी। हम लेट थे। रैमपुर और सीतापुर के बीच कहीं चमन ने एक रोशनी देखी। देव रुक यार, देखना ढाबा है। न कोई बोर्ड, न कोई रास्ता, बस लंबी घासों में एक मोड़। हम थके थे, भूखे भी। मैंने ट्रक मोड़ा और वहां था पुरानी हवेली ढाबा। वही ढांचा, वही अजीब सी रोशनी, वही सन्नाटा। मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे मैं पहले भी आ चुका हूं। देजा व्यू। चमन बोला, देव इस ढाबे में घड़ी नहीं है। सच में, न दीवार पर घड़ी, न काउंटर पर अखबार। वक्त जैसे गायब था। लेकिन फिर भी हम रुके, खाया, हंसे। लेकिन जैसे ही निकले, सब कुछ बिगड़ गया। ट्रक ने साथ छोड़ दिया और जब मैं बोनट खोलकर झांक रहा था, चमन पेशाब करने गया और कभी लौटा ही नहीं। अगले दिन उसका शव मिला, या कहें शव के हिस्से। हाथ पांव ऐसे मुड़े थे जैसे इंसानी शरीर मुड़ ही नहीं सकता। चेहरे पर मौत का खौफ जैसे जम गया हो। मुंह खुला, आंखें फटी। खून नहीं था, बस धूल थी उसके मुंह में। और उसकी कमीज की जेब में एक फोटो मिली, पुरानी हवेली ढाबे की, जो मैंने कभी खींची ही नहीं। पुलिस को कहा अंधेरे में भटक गया होगा, पर ढाबे की बात कभी किसी से नहीं की, खुद से भी नहीं, आज तक। जैसे ही याद पूरी हुई, मैं नहर के पास घुटनों के बल गिर गया और उल्टियां करने लगा। मैं पहले भी वहां गया था और एक मूर्ख की तरह फिर लौट आया। इस बार अकेला नहीं, रज्जू को भी साथ ले आया। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल घूमने लगा, क्या हर बार जब कोई उस जगह जाता है, उसका एक हिस्सा वहीं रह जाता है? क्या ढाबा यादों को चुराता है या उन्हें नकल करता है? चमन, रज्जू, मैं, ढाबे को सब याद था। अब वो इन यादों का इस्तेमाल कर रहा था, मुझे फिर से अंदर खींचने के लिए। मैं पसीने से तरबतर वापस ट्रक में चढ़ा। रज्जू का मफलर वहीं रखा था। अब वो सूखा था, गर्म भी, और तरीके से तह किया हुआ, जैसे अभी किसी ने रख छोड़ा हो। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ, न क्लिक, न आवाज। बस एक बार रेडियो में भनभनाहट हुई, फिर सन्नाटा, और फिर रियर व्यू मिरर में हलचल दिखी। सीधे पीछे नहीं, सिर्फ शीशे में। वहां खड़ा था चमन लाल, वही खून सना कुर्ता, वही डरावनी मुस्कान, और वो बोला, देव भूल गया था तू, पर हम तो याद रखते हैं। डर का एक ऐसा भी पल आता है जब वो चिल्लाता नहीं, बस चुप हो जाता है, क्योंकि वो अब चला नहीं गया होता, बल्कि आपके अंदर बस चुका होता है। जैसे कोई बुखार जो अब तेज नहीं जलता, पर अब भी चमड़ी के नीचे सुलग रहा होता है। मैं वहीं था, अपने बंद पड़े ट्रक में अकेला बैठा, पीछे लगे शीशे में एक मरे हुए आदमी की मुस्कुराहट देखता हुआ। चमन की परछाई हिलती नहीं थी। बाहर पीपल के पत्ते हिल रहे थे। मेरे पसीने की बूंदें सीट पर गिर रही थीं, लेकिन शीशे में वो वहीं था, स्थिर। उसकी आंखें मेरी आंखों से जमी थीं, जैसे सवाल कर रही हूं या सजा सुना रही हूं। मैंने एक बार पलकें झपकाई, वो गायब हो गया। मैंने ट्रक का दरवाजा फेंका और धूल में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आया। सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे अभी अभी कोई दौड़ पूरी की हो। हिम्मत करके दोबारा शीशे की ओर देखा। अब सिर्फ मेरा थका चेहरा था और पीछे की तरफ जलता हुआ सुबह का सूरज। लेकिन ट्रक अब भी चालू नहीं हुआ। मैंने उसे धक्का दिया,
बैटरी देखी, वायरिंग चेक की। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे पूरा ट्रक वक्त में फंस गया हो, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल दी हो। दोपहर तक इंतजार किया, फिर पैदल चल पड़ा। सूरज सिर के ऊपर था, बेहिसाब जलता हुआ, लेकिन मुझे निकलना था। ट्रक से, उस ढाबे से, उस शीशे से, सब कुछ से दूर। करीब 2 किलोमीटर आगे एक छोटा सा चाय का ढाबा मिला। पुरानी टूटी हुई बेंचें, रेडियो पर धीमे धीमे कोई पुराना गाना। वहां का मालिक मुझे देखकर ऐसा ही लगा जैसे हर रोज कोई ना कोई ड्राइवर वहां रुकता है, किसी ना किसी खराब दिन में फंसा हुआ। बिना कुछ पूछे उसने मेरे लिए चाय डाली, फिर हल्के से बोला, NH-24 पे कहां अटक गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर चुप रहने के बाद मैंने उससे पूछा, यहां आसपास कोई पुरानी हवेली ढाबा सुना है? चीनी की डिब्बी उठाए उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसने बस इतना कहा, भैया, वो जगह सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो या तो कुछ भूल चुके हैं या जिन्हें कुछ याद दिलाना बाकी है। मैं उसे घूरता रह गया। तुमने उसके बारे में सुना है? उसने धीरे से सिर हिलाया। हमेशा से था, बाप दादा के जमाने से भी, पर मैं कभी गया नहीं। एक बार मेरे चाचा गए थे, फिर कभी लौटे ही नहीं। मैं कुछ और पूछने ही वाला था, तभी वो आया। नंगे पांव, जली हुई खाल जैसा रंग, फटा हुआ कुर्ता, चेहरे पर दाढ़ी, लेकिन चेहरा धुंधला, जैसे धुएं के पीछे से किसी को देखने की कोशिश कर रहे हो। वो सड़क पर लंगड़ाता हुआ आ रहा था और चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। वो कोई भिखारी नहीं लगता था, वो एक चेतावनी लगता था। जैसे जैसे वो पास आया, मैंने देखा उसके पांव ही नहीं थे, न कटे हुए, न पट्टी बंधी, बस घुटनों से नीचे कुछ नहीं था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरते हुए चल रहे थे, जैसे कोई कठपुतली को डोर से खींच रहा हो। मैं सहज रूप से खड़ा हो गया। वो सीधा मेरी तरफ आया, अगर उस हरकत को आना कहा जा सकता है। देवेंद्र यादव, उसकी आवाज में जैसे पुरानी चादर की खड़खड़ाहट थी। मैं जड़ हो गया। चाय वाला धीरे धीरे पीछे हट गया। तू फिर आ गया, उस आदमी ने कहा। नहीं आना चाहिए था, मैं फुसफुसाया। तुम कौन हो? उसने मेरी पीठ की ओर इशारा किया। तेरा क्लीनर अब भी वहीं है, उसकी कोठरियों में फंसा हुआ। कोठरियां? मालकिन की, उसने कहा। वो ही है जो ढाबा चलाती है। वो उन आदमियों की तलब से पलती है जो भूल जाते हैं या जिन्हें कुछ याद नहीं रहता। मेरे गले में सूखा पड़ गया। वो मुझसे क्या चाहती है? तेरी ग्लानि, तेरा पछतावा, तेरी वो तमाम रातें जो तूने सड़क पर काट दी, हर बार जब तूने किसी को पीछे छोड़ा, हर झूठ जो तूने खुद से कहा नींद में जाने के लिए, वो सब वो सूंघ लेती है और उन्हें अपने खाने में पकाती है। मैं पीछे हट गया। पर मैं ही क्यों? उसने सिर टेढ़ा किया। क्योंकि तू एक बार उसे देख चुका है और फिर भी बच गया। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए तू अब उसके लिए खतरा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे रोका कैसे जा सकता है? रोका नहीं जाता। वो धीरे से झुका। सौदा किया जाता है। और इतना कहकर वो मुड़ा और पेड़ों की तरफ बढ़ गया। लेकिन इस बार मैंने देखा, जहां जहां उसकी परछाई पड़ रही थी, जमीन काली हो रही थी। चाय वाला धीरे धीरे लौटा, जैसे हवा को भी परेशान ना कर दे। भैया, आप यहां से चले जाइए, मैंने जबड़े भींचते हुए कहा। मुझे वापस जाना होगा, मुझे अपने खलासी को वापस लाना है। उसने मुझे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। कोई कभी किसी को वापस नहीं लाया। मैंने सड़क की ओर देखा। मेरा ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, पीपल के पेड़ के नीचे, धूल और गर्मी के समंदर में एक बूंद जैसा। लेकिन अब मुझे परवाह नहीं थी। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मैं राजू को पीछे नहीं छोड़ने वाला था। चमन की तरह नहीं, फिर नहीं। सूरज ढलते ही मैं वापस उस ढाबे पर पहुंचा, उसी रास्ते से जैसे पहले गया था। ना कोई माइलस्टोन, ना कोई बोर्ड, बस एक अजीब सी मोड़ जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक पल पहले सूखे खेत थे, अगले ही पल वही पुरानी हवेली ढाबा, हल्की धुंध में चमकता हुआ। लेकिन इस बार मैं हैरान नहीं हुआ, मैं तैयार था। ढाबा बिल्कुल वैसा ही था, टेबलें करीने से लगी हुई, तेल वाले दियों की रोशनी कांप रही थी। कोई ग्राहक नहीं, बस सन्नाटा। मैं ट्रक से उतरा, बूट की आवाज कंकड़ पर पड़ी। कहीं पास ही एक विंड चाइम बजा, लेकिन हवा नहीं थी। अंदर वही गंजा वेटर, जिनके हाथ अजीब तरह से चिकने थे, मुझे देखकर मुस्कुराया।
स्वागत है देवेंद्र जी, वो बोला। फिर से आ गए? मैं कुछ नहीं बोला। मैं सीधा उसके पास से निकलकर टेबलों के बीच से रसोई की तरफ बढ़ गया। वो रोकने की कोशिश करने लगा। अंदर जाना मना है। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया। रसोई बर्फ की तरह ठंडी थी, ना धुआं ना खुशबू। फिर भी कुछ बर्तन उबल रहे थे। चूल्हों पर खाली कढ़ाइयां और जलती हुई आंच, कोई रसोइयां नहीं। फिर मेरी नजर पड़ी एक दीवार के किनारे, एक दरवाजा, पुराना, जंग लगा हुआ, आधा छिपा प्याज की बोरियों और टाट के पीछे। उसमें कोई हैंडल नहीं था, बस एक लोहे की कुंडी और एक भारी ताला, जो ताला देखने में इस पूरी इमारत से भी ज्यादा पुराना लगता था। मेरे सीने में कुछ धड़कने लगा। मेरे हाथ खुद ब खुद चले गए। मैंने ट्रक के नीचे से रखा लोहे का सरिया निकाला, जो मैंने अपने पहले साल से हमेशा साथ रखा था, और उसे ताले में घुसाया। ताला टूटा, ऐसे जैसे कोई हड्डी टूटी हो। दरवाजा धीरे धीरे चरमराकर खुला और उसके पार बस अंधेरा था, ना रोशनी ना गंध, बस स्याह सन्नाटा। लेकिन मैं अंदर गया, क्योंकि अब मुझे पता था राजू उसी दरवाजे के पीछे है। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। मेरे बूटों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे फर्श खोखले पत्थर से बना हो। रास्ता मुड़ा, एक बार बाएं फिर दाएं। हवा में सांसों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वो मेरी नहीं थी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों। और फिर मैंने उन्हें देखा। तस्वीरें, दीवारों पर टंगी हुई काली सफेद तस्वीरें, हर एक फ्रेम में एक ट्रक ड्राइवर, सभी वर्दी में, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ गंभीर। हर तस्वीर के नीचे एक पीतल की नेम प्लेट थी। सूरज प्रकाश 1974, अजीत ठाकुर 1986, चमन लाल 1982। मेरी सांस थम गई। चमन का चेहरा मुझे घूर रहा था। जिंदगी से भरी आंखें, जैसे नहीं जानती कि जल्द ही वो हमेशा के लिए जम जाएंगी। मैं और भीतर बढ़ा। रास्ता एक गोल कमरे में जाकर खत्म हुआ। छत से लटकी हुई थी जंजीरें, लोहे के हुक, एक बड़ा लकड़ी का मेज जिस पर कुछ गहरा और चिपचिपा लिपटा था, और एक तरफ टिफिन बॉक्सों की एक धूल भरी अलमारी। हर डिब्बा साफ सुथरे नामों से लेबल किया गया, लेकिन कोने में फर्श पर दुबका बैठा था राजू। आंखें फटी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े पुराने। उसने मुझे देखा जैसे मैं किसी सपने से निकलकर सामने आ गया हूं। बाबा, उसने फुसफुसाया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने मेरे छूने पर झटका खाया। राजू, मैं हूं, देव, हमें यहां से निकलना है। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो जाने नहीं देगी। कौन? और तभी वो आ गई। ना कोई कदमों की आहट, ना कोई परछाई, सिर्फ मौजूदगी। मेरे पीछे कमरे के द्वार पर वो खड़ी थी, मालकिन। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूले हुए सपने से निकली हो। गहरे लाल रंग की साड़ी, मोम जैसी पीली त्वचा, बाल धुएं की तरह लहराते हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं, रोशनी से नहीं, यादों से। वो मुस्कुराई। मैं जानती थी, देवेंद्र, एक दिन तू रास्ता फिर से याद कर ही लेगा। मेरे गले में जैसे सूखा लग गया। पैरों ने हिलने से इनकार कर दिया। वो करीब आई। चलती नहीं थी, तैरती थी। तू इतने सालों में खुद को टुकड़ों में छोड़ता रहा। अफसोस, पछतावा, खोए हुए लोग, यही सब इस जगह का खाना है। तू इस जगह को जिंदा रखता है। मैंने राजू को पीछे किया। मैं उसे लेकर जा रहा हूं, हम जा रहे हैं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कोशिश कर सकते हो। अचानक कमरा कांप उठा। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। जमीन से एक धीमी गूंज उठी, जैसे पूरा ढाबा जिंदा हो गया हो। उसने एक हाथ उठाया और छत से लटकती जंजीरें सांपों की तरह फुफकारते हुए नीचे गिरी। मुझसे इंच भर दूर मैं भागा, राजू को खींचते हुए, आधा उठा के आधा घसीटते हुए। हम उस गलियारे से भागे, तस्वीरों के बीच से, चमन की जमी हुई मुस्कान के सामने से, सीधे उस ठंडी रसोई की ओर। अब चूल्हे बुझ चुके थे और वहीं गंजा वेटर खड़ा था, हाथ में खून से सना हुआ छुरा। पर वो हिला नहीं, न ही पीछे खड़े 3 बावर्ची जिनकी आंखें अब पत्थर जैसी थीं। मैं नहीं रुका। मैंने एक गर्म तेल का कंटेनर उनकी ओर फेंका, या जहां वो होते अगर जिंदा होते, और तेल धुएं की तरह आर पार निकल गया। हम भागे, रसोई के बाहर, खाली टेबलों के पास से, उन घंटियों के नीचे से जो अब चुड़ैल की चीख जैसी सुनाई दे रही थी, और फिर धुंध के बाहर। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम चढ़ गए।
मैंने चाबी घुमाई, उन देवताओं का नाम लेकर जिनसे बात किए सालों बीत गए थे। इंजन स्टार्ट हो गया। राजू अब रो रहा था, सामने की सीट पर सिमटा हुआ जैसे कोई बच्चा। जब हम ढाबे से दूर जा रहे थे, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ढाबा गायब था, बस खाली जमीन, एक टूटी हुई सड़क का टुकड़ा। लेकिन मेरी विंडशील्ड पर धूल में लंबी उंगलियों से लिखा हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ। राजू ने घंटों तक कुछ नहीं कहा। हम ढाबा छोड़कर निकले तो पूरे रास्ते सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी हाईवे का शोर या उसकी सूखी टूटी हुई सांसें। वो सड़क को घूरता रहा, जैसे अब वो भी अजनबी लग रही हो। उसके होंठ हिलते रहे, कुछ बुदबुदाता रहा, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाया। सुबह होते होते हम एक टोल बूथ पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना बैरिकेड, पेंट उखड़ा हुआ, एक खाली केबिन जो हवा में झूल रहा था। एक ऐसी जगह जो कहती है, अब तू नक्शे से बाहर है। मैंने ट्रक को एक बरगद के नीचे पार्क किया, टांगे सीधी करने बाहर निकला। तभी मैंने देखा राजू की गर्दन पर निशान थे, हल्के, गोल, जैसे किसी ने समय को उसके गले से मरोड़ने की कोशिश की हो। राजू, मैंने धीरे से पूछा। उसने मुझे देखा और उस पल में मैं पक्का नहीं था कि वो अब भी वहीं था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, गहरी, पुरानी। वो लोग नहीं भूलते बाबा, उसने कहा, जिन्हें वो खा जाती है, वो खुद वो बन जाते हैं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई और ट्रक के पीछे हवा खाने चला गया। लेकिन वहां मुझे कुछ और मिला। मडगार्ड पर किसी ने किसी कील या चाकू से खरोंच कर लिखा था, एक को रहना होगा। हवा फिर से ठंडी हो गई और फिर मैंने सुना कंकर पर पायल की आवाज। मैं मुड़ा, वो खड़ी थी, मालकिन, अब भी लाल साड़ी में, अब भी नंगे पांव, अब भी शांत, जैसे कोई नदी जिससे पहले तूफान नहीं, डूब आता है। तूने इस जगह को धोखा देने की कोशिश की, उसने कहा, उसकी आवाज कांटों पर रेशम जैसी। तू मुझसे कुछ लेकर गया है देवेंद्र, ऐसे नहीं होता ये खेल। मैं सीधा खड़ा रहा, हालांकि भाग जाने की तड़प दिल में उठ रही थी। तूने सालों से ड्राइवरों को लिया, तूने मेरा क्लीनर छीना, अब खत्म, अब ये सब बंद। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जब तक संतुलन ना लौटे कुछ भी खत्म नहीं होता। वो पास आई और हर कदम पर हवा और ठंडी होती गई। तू जानता है मुझे क्या चाहिए? मैंने ट्रक की ओर देखा, जहां राजू अब भी सिमटा हुआ था, सर घुटनों में छुपाए। नहीं, मैंने कहा। वो नहीं झपकी। तुम भूल जाते हो, मैं सजा का सौदा नहीं करती, मैं तो सिर्फ चुनाव देती हूं। उसने हाथ बढ़ाया। तुम या वो, एक रहेगा, दूसरा आजाद चलेगा। मैंने उसके हाथ की ओर देखा, फिर सड़क की तरफ, फिर राजू की ओर। वो लड़का जिसने आंधियों और धूप में मेरा साथ नहीं छोड़ा, चूहों और सांपों वाले ढाबों में मेरे साथ सोया, मेरे ट्रक को चमकाया, जब मैं थक जाता तो मेरे लिए खाना बनाया। वो उस बेटे की तरह था जिसे पालने की हिम्मत मुझ में कभी थी ही नहीं। मैं फिर उसकी ओर मुड़ा। मुझे ले जाओ। वो मुस्कुराई, धीमी ठंडी मुस्कान। पर तुम भुगतोगे, उसने फुसफुसाया। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तुम रास्ते भूल जाओगे, चेहरे भूल जाओगे, बस दर्द याद रहेगा। मैंने सिर हिलाया। राजू से बेहतर मैं सही हूं। उसने हाथ उठाया और दुनिया सिकुड़ने लगी। सड़क गायब हो गई, बरगद की शाखाएं मरोड़कर मरती सांप जैसी बल खा गईं, और मुझे लगा मेरा शरीर धुएं, राख और याद में घुलता जा रहा है। मैं मंदिर की घंटियों की आवाज से जागा। सूरज चमक रहा था, पंछी चहचहा रहे थे, मेरे कपड़े धूल और डीजल की गंध से भरे थे। मैं ट्रक की आगे वाली सीट पर लेटा था, सड़क किनारे, ना कोई धुंध, ना ढाबा, ना मालकिन और ना ही राजू। उसकी सीट खाली थी, सिवाय एक चीज के, उसकी बॉटल कैप वाली चाबी की चेन, जो अब रियर व्यू मिरर से लटक रही थी, वही जिससे वो अक्सर घबराहट में खेलता था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन दहाड़ उठा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने घंटों ड्राइव किया, ढाबा, मोड़, पीपल का पेड़, सब ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ सपाट सड़कें, छोटे गांव और इक्का दुक्का चाय की दुकानें। एक धूल भरे कोने पर मैंने ट्रक रोका, चाय पीने के लिए। वहां एक नया लड़का काम कर रहा था, लगभग राजू की उम्र का, हंसमुख, जिज्ञासु। आप लॉन्ग हॉल ड्राइवर हो? उसने पूछा। पहले हुआ करता था, मैंने जवाब दिया, गर्म चाय की चुस्की लेते हुए। वो मुस्कुराया। कोई कहानी है आपके पास? मैंने उसे कुछ पल देखा,
गहराई से, फिर धीरे से सिर हिलाया। बहुत सारी। जब मैं ट्रक की ओर वापस लौट रहा था, मैंने मिरर में कुछ देखा, सिर्फ एक पल के लिए। पीछे वाली सीट पर, जहां राजू लंबी यात्राओं में सोता था, वहां कोई था, मुस्कुराता हुआ, सुरक्षित। और जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, गायब। अब मैं धीरे चलाता हूं, जब थक जाऊं रुक जाता हूं, और कभी कभी जब रात के वीराने में कोई अकेली सी जगह मिलती है तो मैं निगाहें दौड़ाता हूं, पुरानी हवेली ढाबा की चमकती नेम प्लेट तलाशते हुए, बस ये देखने के लिए क्या वो अब भी कहीं है। लेकिन रुकता कभी नहीं, क्योंकि अपना सौदा मैं कर चुका हूं, और कुछ कर्ज 2 बार चुकाने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, आज की यह डरावनी दास्तान यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपने इस कहानी का भरपूर आनंद लिया होगा। अगर यह कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।